आज हम लोग बात कर रहे हैं अगस्ट कॉम्ट की। यू नो अबाउट अगस्ट कॉम्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्ट कॉम्ट के बारे में हमने बताया था, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में, क्या क्या परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में अगस्ट कॉम्ट इतना महान हुआ, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हुआ। अगस्ट कॉम्ट की कई थ्योरी है जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले है पॉजिटिविज्म, हायरार्की ऑफ साइंस, और है 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ये सब थ्योरी है अगस्ट कॉम्ट की। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिविज्म जानते हैं। पॉजिटिविज्म क्या है? और देखिए, पॉजिटिविज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षवाद। अगर आप शब्दों को देखें तो प्रत्यक्ष का मतलब पॉजिटिव, डायरेक्ट, जो बिल्कुल क्लियर है। पॉजिटिविज्म है तो हम ये बोल रहे थे कि प्रत्यक्षवाद में बहुत दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रत्यक्ष और वाद। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट यानी पॉजिटिव, वाद का मतलब विचारधारा, इज्म। देखिए, विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जिसमें सब चीज क्लियर हो, स्पष्ट हो। इसका अगर शब्दार्थ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे ऐसे, तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें सब चीज क्लियर हो, यानी वैज्ञानिक हो। क्लियर क्या है? जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्या है। मैं एक उदाहरण से बताता हूं, ये क्या है? कोई बोल सकता है कि नहीं, ये पेन नहीं, तलवार है। एकदम क्लियर है ना? इट इज लॉजिकल, दिस इज साइंटिफिक, दिस इज पॉजिटिव। मतलब जो बात बिल्कुल क्लियर है उसमें कोई डाउट नहीं है। और साइंस को ऐसा ही होना चाहिए। साइंस को, जैसे हम आपसे पूछते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इसमें कोई डाउट है? तो प्रत्यक्ष है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। फिर आएंगे और पहले आप बेसिक बात समझिए। तो पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्ट की एक मेथडोलॉजी है, अध्ययन पद्धति है। अब आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले अध्ययन पद्धति क्या है, होता क्या है। देखिए, जितने भी वैज्ञानिक दुनिया में हैं उनका अपना एक तरीका होता है उस विषय को देखने का, उस विषय को पढ़ने का, उस विषय को समझने का, उस विषय को इंटरप्रेट करने का। और उस मेथडोलॉजी को जिस तरीके से वो करता है उसको मेथडोलॉजी कहते हैं, उस मेथड को। तो अगस्ट कॉम्ट की मेथडोलॉजी यानी समाज को देखने का जो नजरिया है, जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो क्या है? पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म एक प्रकार का साइंटिफिक मेथड है। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से किसी भी सामाजिक वस्तु का मतलब जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा या कोई भी चीज, उसका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, उसको वो पॉजिटिविज्म कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे आप इसको और डिटेल में समझिए कि हर व्यक्ति के काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। घर में हर एक व्यक्ति के खाना बनाने का अपना अपना तरीका होता है, चाय बनाने का अपना अपना तरीका होता है। सबके आप कहते हुए सुने कि इनका तरीका ही अलग है, ये सब्जी पता नहीं किस तरह बनाती हैं, ये बहुत टेस्टी होता है, बोलते हैं ना आप। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, और
कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, सबका अपना अपना एक तरीका है, लेकिन सारा तरीका मिलता है साइंटिफिक मेथड पे। कहाँ? वो तरीका साइंटिफिक, बट सबका अपना अपना। अब ये एक चीज बताइए, सब्जी बनाने का तरीका तो सबका अलग अलग है, लेकिन पानी तो सब डालता है ना, नमक तो सब डालता है, लेकिन तरीका थोड़ा स्लाइटली, समझ में आ रही बात? जैसे आप कहते हैं साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड के रूप में वो एक है, उनमें यूनिटी है। एक महान साइंटिस्ट हैं स्टुअर्ट चेज, वो कहते हैं साइंस गोज विद द मेथड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। अब यहां पे ये भी जानना होगा कि साइंस क्या है। देखिए, साइंस कोई विषय नहीं होता, यही गलतफहमी है। साइंस करके कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि साइंटिफिक एक मेथड होती है, और उस मेथड से अगर आप चलेंगे तो वो सब्जेक्ट साइंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो साइंस करके सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि साइंस क्या होता है? मेथड होता है। उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो वो साइंस हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं फिजिक्स साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, बॉटनी साइंस है, जूलॉजी साइंस है। अगर फिजिक्स को भी साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, साइंटिफिक मेथड से नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिजिक्स भी साइंस नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री भी साइंस है, सोशियोलॉजी भी साइंस है, ज्योग्राफी भी साइंस है, इकोनॉमी भी साइंस है। ये कंफ्यूजन आम तौर पे लोगों को है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में या आम तौर पे डेवलपिंग सोसाइटी में सोसाइटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को भी हायरार्की कर दिया है, ऊंचा नीचा। ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप ऊंचे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे नीचे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उससे नीचे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, हर सब्जेक्ट साइंस है, हर सब्जेक्ट, अनटिल और अनलेस के वो सब्जेक्ट साइंटिफिक मेथड से क्रॉस करे, साइंटिफिक मेथड से पास करे। समझ रहे हैं? अगर तो अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि अगर आप साइंटिफिक मेथड से सोशियोलॉजी का स्टडी करेंगे तो सोशियोलॉजी भी एक पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव का मतलब साइंस, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म का मतलब साइंटिफिक मेथड, और इसके अपने स्टेप्स हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे एक किसान है और किसान खेती करने के लिए हल चलाता है, उसके बाद बीज डालता है, उसके बाद खाद डालता है, उसके बाद पानी डालता है। एक क्रम है ना, पहले हल चलाता है, उसमें कुछ घास वगैरह होता है, उसको निकालता है, करता है ना। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, और पौधे बड़े होते हैं। अगर किसान ऐसा ना करे, एक दूसरा किसान है, वो क्या करता है? पहले बीज डालता है, फिर हल जोतता है, फिर उसमें पानी नहीं डालता। अब जब पानी ही नहीं डालेगा तो कोपल बाद में आएंगे, और कोपल आता है फिर बाद में हल चला देता है, फिर पानी डालता है, तो खेत में कुछ होगा। उसी तरह से उस किसान ने जिसने पहले सिस्टमेटिक मेथड का और पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल किया, वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया, तो वो किसान का कार्य भी साइंटिफिक होगा। बात समझ में आई? यानी किसान ने जो काम किया वो साइंस था। किसान ने जो काम किया, अगर किसान अनसाइंटिफिक तरीके से, गलत तरीके से काम करता है, गलत मतलब स्टेप से काम करेगा, तो उसको फल नहीं मिलेगा, वो अनसाइंटिफिक हो जाएगा, वो सब्जेक्ट मैटर यानी एग्रीकल्चर अनसाइंटिफिक हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो ये चीज कहीं पे भी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ नेचुरल साइंस में नहीं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की तरह ही अगर सोशल साइंस में भी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होगा तो वो साइंस होगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इसमें आप ये देखिए आखिर इसमें हम करते क्या है साइंटिफिक मेथड में, ये एक बड़ा सवाल है। अगस्ट कॉम्ट क्या कहते हैं और आमतौर पे फिजिक्स वाले क्या करते हैं, केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं। जब साइंटिफिक मेथड एक है तो और लोग क्या करते हैं, थोड़ा ये भी समझें। अगस्ट कॉम्ट क्या कहते हैं इस बारे में। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड के लिए यानी पॉजिटिविज्म के लिए ऑब्जर्वेशन का होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक मेथड में। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन हर साइंस में है। फिजिक्स वाले भी क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, केमिस्ट्री वाले भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, हर एक साइंस वाले। अब फिजिक्स वाले पहले मेजरमेंट करेंगे। अगर आपको ये पता है कि खेत की लंबाई 50 स्क्वायर फीट और चौड़ाई मान लिया 40 स्क्वायर फीट है तो वो नापेंगे, तो इसको ये बोलता है ऑब्जर्वेशन। उसी तरह अगर मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट से वाटर को रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले देखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि सोडियम क्लोराइड डाल देंगे। तो ऑब्जर्वेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पता तो चले कि है क्या जो आप कर रहे हैं। तो पहला स्टेप किसी भी साइंटिफिक मेथड का क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तो यही बात अगस्ट कॉम्ट कह रहे हैं। और दूसरा मेथड क्लासिफिकेशन, फिर कंपैरिजन, फिर कंक्लूजन। और कुछ कुछ स्टेप जो है ना डिफरेंट भी होता है, हल्का हल्का सब्जेक्ट मैटर को लेकर के डिफरेंट भी होता है। तो अगस्ट कॉम्ट यहाँ पे पॉजिटिविज्म को एक साइंटिफिक मेथड के रूप में ले रहे हैं और वो कहते हैं चूंकि विषय का सृजन किया तो इनको बताना भी पड़ेगा कि विषय का स्टडी कैसे करेंगे, है ना बात सही। तो बता रहे हैं कि विषय का स्टडी कैसे करेंगे, साइंटिफिक मेथड से करेंगे। और साइंटिफिक मेथड में क्या क्या आता है, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन एंड कंक्लूजन। और करीब करीब भविष्यवाणी भी करीब करीब सारे साइंस में साइंटिफिक मेथड एक ही है। हर जगह क्लासिफिकेशन होता है, हर जगह कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन क्लासिफिकेशन ही को कहते हैं। जब आप क्लासिफाई करेंगे तो कंपेयर होगा। सपोज हम दो कॉलेज के स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों कॉलेज के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है। एक साल इस कॉलेज के स्टूडेंट को भी हो गया है एमए फर्स्ट ईयर में, और एक साल उस कॉलेज के भी स्टूडेंट, और दोनों के एमए के स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट का हम कंपेयर करते हैं इंटरव्यू मेथड से या डिफरेंट मेथड से, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, या तो जा करके फील्ड स्टडी करते हैं। अब एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं वहां जो सब्जेक्ट मैटर है वो नॉन लिविंग है, यहां जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, लिविंग है। सब्जेक्ट मैटर चेंज है, उसकी वजह से थोड़ा यहां पे कुछ दिक्कत आती है सोशल साइंस में। सपोज कि ये कलम है, ये कलम फिजिक्स का चीज है, इसका स्टडी करेंगे तो कलम को पहले ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने देखा ये कलम है, भाई है क्या, समझे सचमुच में कलम है या कुछ और है। अब इसको ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट ने जो फिजिक्स का है, इसका मेजरमेंट किया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इसको आग में जला के देखा, उसके बाद पानी में डाल करेंगे आप लोगों से। एक टॉपिक है, फ्रांसीसी विचारक अगस्ट कॉम्ट का नाम आपने सुना है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हायरार्की ऑफ साइंस, विज्ञानों का संस्तरण, विज्ञानों की एक सीढ़ी, इसका अर्थ हायरार्की ऑफ साइंस। आखिर विज्ञानों का संस्तरण क्या है?
मैंने आपको पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, व्हाट वी स्टडी इन सोशियोलॉजी। बहुत सारी चीजें हमने समझा था, शायद आप लोगों ने सुना होगा। और इसमें हम बात करेंगे, उनका एक और टॉपिक हमने सुना था पॉजिटिविज्म, दैट इज साइंटिफिक मेथड, कि उनका कहना है कि किसी भी टॉपिक का साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। और साइंटिफिक स्टडी में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन है एंड कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन एंड कंक्लूजन होता है जनरली, ये हर साइंस में होता है। और उन्होंने एक टॉपिक दिया हायरार्की ऑफ साइंस, उसकी हम बात करेंगे। हायरार्की ऑफ साइंस का अर्थ है, हायरार्की मतलब संस्तरण और साइंस का मतलब विज्ञान, विज्ञानों का संस्तरण। अगर संस्तरण नहीं समझते हैं तो आप ये समझिए, संस्तरण का मतलब सीढ़ी, विज्ञानों की एक सीढ़ी। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले टॉपिक को समझ लीजिए। कई बार टॉपिक समझने में कंफ्यूजन होती है और बात शुरू हो जाती है, आमतौर पे लोग ऐसा ही करते हैं। तो बेहतर यह है कि हम टॉपिक समझें। इस टॉपिक का अर्थ यह है कि कोई विज्ञान अगस्त कॉम्ट के अनुसार हायरार्की में ऊपर है, कोई नीचे है, कोई पहले आया और कोई बाद में आया। किसी का आविष्कार थोड़ा पहले हुआ है ना, सही बात, और किसी का आविष्कार थोड़ा, ऐसा क्यों? वो ये बताना चाहते हैं, टॉपिक समझ में आ गया, वो ये बताना चाहते हैं कि सर्वप्रथम इस धरती पे किसी विषय की पढ़ाई शुरू हुई तो वो कौन सा विषय था? विल यू टेल मी? गेस। साइंस, मैथमेटिक्स। वेरी गुड, आप थोड़ा जोर से बोलिए, वैसे माइक, ये जो माइक है वो रिसीव कर लेगा आपकी आवाज को। सबसे पहले इस जमीन पे, इस ग्लोब पे जो विषय पढ़ा गया था उसका नाम क्या था? मैथमेटिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिक्स ही क्यों, और उसके बाद कौन सा विषय आया? गेस कीजिए, तुम बताओ। ऐसा है कि अगर आप गलत बता दोगे तो कोई जेल नहीं ले जाएगा आपको। कौन सी लॉजी? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जिसमें तारों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिजिक्स, स्टडी ऑफ व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स में किस चीज का स्टडी करते हैं? कोई कहेगा नहीं मेरा मतलब ही नहीं है फिजिक्स से, तो एसी जो आपके घर में है उससे है आपका मतलब? आपको हर चीज जानना है। तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलिए, कंफ्यूजन में काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा की बात करते हैं ना हम लोग, जैसे पेट्रोल, बहुत सारी ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, पढ़े होंगे आप, E = mc²। जानना है ये, इस बात का नहीं है कि हमने फिजिक्स पढ़ा नहीं पढ़ा, ये आपको जानना ही है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये आपका विषय है, फिर भी जान रहे हैं ना। उसी तरह ये जानना जरूरी है फिजिक्स में होता क्या है। उसके बाद केमिस्ट्री। फिजिक्स के बाद कौन आविष्कार हुआ? केमिस्ट्री। समझ रहे हैं ना मेरी बात? केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में किस चीज का स्टडी होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लाइफ साइंस। बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स साइंस, स्टडी ऑफ लाइफ, जहां जिंदगी होती है, यानी लिविंग बीइंग जो भी है, चाहे प्लांट या एनिमल्स, उसको बायोलॉजी कहते हैं। और इनके बिहेवियर का स्टडी, जो लाइफ है यानी ह्यूमन बीइंग, उनके बिहेवियर का स्टडी सोशियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद आविष्कार हुआ सोशियोलॉजी का। वो अन्य विज्ञानों की बात नहीं करते, हालांकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी आविष्कार इसके बाद हो चुका है, तब जाके सोशियोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात नहीं करते, इसलिए कि वो कहते हैं वो सब सोशियोलॉजी का एक अंग है।
इसलिए वो सोशियोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी के बाद किसका आविष्कार हुआ? सोशियोलॉजी का। अब समझना ये है, ये तो हमने आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दिया, ऐसा हुआ क्यों, आखिर वो खास बात क्या थी कि पहले मैथ आया और सबसे बाद में सोशियोलॉजी आया, तो सबसे स्पेशल कौन है? सवाल ये है, सबसे पहले आने वाला स्पेशल होता है या बाद में आने वाला? सबसे मॉडर्न साइंस कौन है? आप कहते हैं ना कंप्यूटर एज है, कंप्यूटर का बहुत महत्व है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति मतलब कंप्यूटर कोर्स कर लो, जॉब मिल जाएगी, एडवांस साइंस है ना। कंप्यूटर का आविष्कार हाल ही में 10-15 साल पहले, मतलब मॉडर्न है। उसी तरह तमाम डिसिप्लिन में सबसे मॉडर्न साइंस कौन है? सोशियोलॉजी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबसे मॉडर्न सोशियोलॉजी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिक्स में आखिर क्या गुण था? आखिर अगस्ट कॉम्ट क्या बताना चाह रहे हैं इस बात से? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और ये हर विषय के व्यक्ति को जानना चाहिए। क्या इसमें सिर्फ सोशियोलॉजी का है? नहीं है ना, हर विषय का इंटर रिलेशनशिप है। भाई सबसे पहले आया जो, वो जाहिर सी बात है सबका बाप या सबकी माँ है एक हिसाब से। एक चीज बताओ, परिवार में सबसे पहले कौन है? दादाजी, पापा जी, सपोज, या भैया जी? दादाजी। तो मैं एक जनरल आपको बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले विषय के रूप में इंसानों ने, अब समझेंगे, गणित को यानी मैथमेटिक्स को क्यों पढ़ा? कैन एनीवन टेल मी व्हाई मैथमेटिक्स, व्हाई नॉट हिस्ट्री? सबसे पहले मैथमेटिक्स लोगों ने क्यों पढ़ा होगा? बताइए, कोई भी? कुछ तो दिमाग में आएगा, कोशिश कीजिए। सबसे पहले इंसानों ने मैथ को ही क्यों पढ़ा होगा? मैथ का ही आविष्कार क्यों हुआ होगा? जो आदिवासी लोग वो काउंट करते थे फिंगर्स पे। ठीक से बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए माइक में। हाँ। जो पहले लोग थे आदिवासी लोग, वो काउंट करते थे फिंगर्स पे, और जैसे लिख के काउंट करना लाइन से, लाइन वाइज, तो उस तरीके से स्टार्ट हुआ। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है कि आदिवासी कह रहे पहले, मतलब इंसान आदिवासी थे इनका कहना है, और वो पहले काउंट करते थे फिंगर लगा के, कुछ निशान लगा के, ऐसा इनका, किरण का कहना है। ठीक है, और कोई बताओ? यहां आकर के भी आप लोग बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप, मैं बताऊं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहला काम इंसान ने क्या होगा, इमेजिन कीजिए। ये बातें मैं किताबी नहीं बोल रहा हूं, सर्वप्रथम आपको ये, क्योंकि देखिए थोड़ा आप अपने दिमाग पे जब तक इंसिस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं डालेंगे, तब तक आपका दिमाग, ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ये बात भी तो है, ब्रेन के डेवलपमेंट से ही तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ये जो मिट्टी का बनता था दीवार, आज सीमेंट का है, वो कैसे बना? यहां से बना है असल। वो सीमेंट का कहां से बना है? यहां से बना। ये गलतफहमी है कि सीमेंट से बना है। कहां से बना है? वॉशिंग मशीन कैसे बना? अगस्त कॉम्ट क्या बोलते हैं? वॉशिंग मशीन कैसे बना? मेटल के आविष्कार से नहीं बना। मेटल का आविष्कार किसने किया? इंटेलेक्चुअलिटी, आइडियोलॉजी, थॉट। समझ रहे? आप सोचा कि सबसे पहले इंसानों ने क्या किया होगा? सबसे पहले आप जानते हैं, हड़प्पा से भी पहले नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में लोग, पूर्व पाषाण काल में तो जंगलों में घूमते थे। शुरू में लोग खाने पीने का काम जो है ना, फलों से, है ना, फल सब्जियों को खाते थे, ऐसे ही मेनली फ्रूट्स पे जिंदा रहते थे। बाद में पशुपालन करने लगे। जब फल तोड़ने के क्रम में या पशुपालन के क्रम में उन्होंने गणना करना सीखा होगा।
उनको 1 2 3 भी नहीं आता होगा, आता होगा जब सिखा ही नहीं होगा, 1 2 3 भी नहीं आता होगा, तब जब कोई बकरी चराने जाता रहा होगा तब क्या बोलता रहा होगा? अब तो बोली भी नहीं रही होगी, भाषा का आविष्कार हुआ होगा तो इशारे में बोलता होगा। मतलब कितना ले जा रहे हो, तो मतलब या कितना ले जा रहे हो बकरी, वो समझ जाता होगा इसका मतलब इतना, वो गिनती तो नहीं आता होगा, लेकिन धीरे 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 अरेबिक प्रणाली बोलते हैं इसको, ठीक है। अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आविष्कार हुआ। नंबर तो 9 ही है ना, 5 लाख में कितने नंबर है? एक मात्र 5, और बाकी 0 0 0 0। नंबर टोटल कितने? अगर किसी व्यक्ति की कमाई 10 करोड़ 12 रुपया है, कितने नंबर का उपयोग हुआ? सिर्फ 4 नंबर का। 10 करोड़ 12 रुपया में भी 4 ही नंबर लग रहा है, और बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, कितने नंबर से अमीर होगा वो? कितना नंबर लगाएगा उसमें? उसकी दौलत में 2 ही 4 नंबर लगेगा, सही है। तो नंबर का आविष्कार ऐसे हुआ होगा। मतलब ये बात जो है मैं समझाने के लिए बोलता हूं कि नंबर सिर्फ 9 है, चाहे गिनती अरबों की हो, लेकिन नंबर सिर्फ 9 है, और 9 से ही अरबों खरबों की गिनती होगी, है ना। तो अब आप ये समझिए कि सबसे पहले हमें जरूरत किस बात की थी? कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है अपना पशु जानवर चराने, तो कोई और व्यक्ति उससे मिल रहा है और बोल रहा है तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, इशारे में, तो वो क्या बोलेगा? तो जरूरत पड़ गई आविष्कार करने की। पहले तो इसने कहा कि डंडा मार के, निशान मार के जाते थे और समझाते रहेंगे इतने, कौन कितना लंबा है, कितना छोटा है, इसका भी कुछ प्रतीक रहा होगा। छोटा वाले का छोटा करते रहेंगे, बड़ा वाले का बड़े करते रहेंगे। तुम्हारे घर में कितने हो? बोलते मेरे घर में चले जाओ, वहां खाने पीने का है, यहाँ पे फल नहीं है जंगल में, तो तुम्हारा घर का यहीं पे है। तो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने हैं, तो बताते होंगे, और उसमें 2 छोटा निशान कर देते होंगे सपोज। तो सबसे पहले इंसानों को जरूरत पड़ी मैथमेटिक्स की, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैथमेटिक्स के बाद दिशा की जरूरत पड़ी। जंगल जाना है, नाव पार करना है, सभ्यता का और विकास हुआ। आपको पता है हिरोशिमा, क्या कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, आपको पता है हड़प्पा की सभ्यता, लोग दूर दूर से व्यापार करते थे, तारों का अध्ययन चलता था। तारे कहाँ पे हैं? तो वो है नॉर्थ दिशा में, है कि नहीं, ध्रुव तारा। कई तारों का वो अध्ययन करते थे कि ये तारा कहाँ पे है, तो क्या टाइमिंग होगी, कौन सा मौसम होगा, हमें किधर जाना है, दिशा का पता चलता है स्पेशली तारों से। तो तारों से दिशा, उस वक्त तो वो क्या कह रहे कि वो मैग्नेट का आविष्कार हुआ नहीं था कि भाई नॉर्थ साउथ का पता चल जाए। और उसके बाद फिजिक्स की जरूरत पड़ने लगी, मास और एनर्जी की, क्योंकि आप देखिए सोसाइटी में है क्या, 2 ही चीज है, मास और एनर्जी। आप खुद एक मास हो और एनर्जी, जो मास नहीं है वो एनर्जी है। अब जैसे इसलिए कहते हैं ना, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ये स्टेजेस में चेंज होता है। जैसे आपने देखा कि जब आप आग जलाएंगे लकड़ी को, तो लकड़ी जो है ना हीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यही तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कौन सा केमिकल और एडवांस होता है सब्जेक्ट। और फिर बायोलॉजी की बात होती है कि ये बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग लिविंग बीइंग का स्टडी करते हैं। अब सवाल, और उसके बाद सोशियोलॉजी का कहते हैं आविष्कार। अब इसमें इस स्टडी में उन्होंने प्रिकॉशन क्या लिया और किन बातों पर ध्यान दिया, ये समझने के उन्होंने देखा कि जो सबसे पहले जो विषय, जिस सब्जेक्ट का आविष्कार हुआ, जैसे मैथमेटिक्स का,
वो सबसे इंडिपेंडेंट साइंस है, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर है, किसी पे निर्भर नहीं है। सबसे पहला जो मनुष्य होगा, जैसे आदम अलैहिस्सलाम, एडम एंड ईव, जिसे मनु कहते हैं, सपोज। अब पहला जो मनुष्य है, पहला जो इंसान है जो धरती पे आया होगा, उसके साथ तो कोई नहीं है, तो वो किसको बुलाएगा? वो तो इंडिपेंडेंट है ना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति। तो अगस्त कॉम्ट कहते हैं मैथमेटिक्स एक फ्री विज्ञान है, इसको किसी दूसरे विज्ञान का सपोर्ट नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट साइंस है। अब 1 2 3 4 5 6 या 2 का टेबल आप या 3 का टेबल आप पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स का इक्वेशन करते हैं, किसी और विज्ञान के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ किसका है भाई? मैथ से लिया, समझ आ रही बात? आपने कहा 5 किलोमीटर दूरी एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेलोसिटी का। 75 आ गया मैथमेटिक्स से, यानी मैथ पे निर्भर है। अगर मैथ नहीं होता तो फिजिक्स मैथ के बिना है ही नहीं, उसका तो कुछ चैप्टर भी मैथमेटिक्स का ही है ना, स्केलर, वेक्टर, है ना, और क्या क्या है, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन फिजिक्स में भी है, मैथमेटिक्स से ही लिया गया है। और उसी तरह केमिस्ट्री में भी जितने भी इक्वेशन है सब मैथ और फिजिक्स पे डिपेंडेंट है। और बायोलॉजी इन सब पे डिपेंड है। जैसे जैसे विज्ञान कहते हैं आगे बढ़ता है, नए विज्ञान की खोज होती है, वो अपने तमाम विज्ञानों पर पीछे के निर्भर होता है। तो निर्भरता का सिद्धांत है, क्या है? थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान पे निर्भर होता है, विज्ञान पे निर्भर होता है, अपने पूर्व में जितने भी विज्ञान है उस पे उसका सहारा लेना पड़ता है और उस पे वो डिपेंड होता है। तो ये थ्योरी है डिपेंडेंसी का सिद्धांत। इसी आधार पे कोई विज्ञान पहले आया और कोई विज्ञान जो निर्भर है। अब एक मिनट है, आप कहोगे कि दादा पहले कैसे पैदा हो गए? भाई दादा तो पहले पैदा होना था ना, आप पे निर्भर नहीं है दादा पे आप निर्भर है। Am I right? अच्छा, दादा पे आप निर्भर है या आप पे दादा निर्भर है? भाई दादा नहीं होते तो आप नहीं होते, तो ये तो नेचर है ना, मैथमेटिक्स का नेचर ऐसा है कि उस पे आप निर्भर है, अदर साइंस उस पे निर्भर है, फिजिक्स उस पे निर्भर है। अब फिजिक्स मैथ पे निर्भर है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ पे निर्भर है, बायोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे निर्भर है, और सोशियोलॉजी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एस्ट्रोनॉमी सब पे निर्भर है। अब दूसरा, जो विज्ञान एकदम प्रारंभिक होगा वो सबसे सरल होगा, और जो विज्ञान बाद में विकास करेगा सब पे निर्भर होगा, वो ज्यादा जटिल होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। दादा कितने सरल थे और बच्चे उनके कैसे हो रहे हैं? दादा कैसे थे और बच्चे कैसे हो रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड। और मॉडर्न बच्चे आजकल के, एक सेकेंड, बच्चे कैसे हो रहे हैं? दादा कैसे थे? फर्क है। दादा सिंपल थे या बच्चे सिंपल है? आजकल के बच्चे लैपटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन वेयर पता नहीं, सारे जानते हैं। मोबाइल का यूज दादा नहीं कर पाते, पापा दादा से थोड़ा ज्यादा करते हैं, क्योंकि दादा सरल, पापा थोड़ा कम सरल, जटिलता बढ़ रही है, और बेटा और जटिल, एकदम खतरनाक है, कंप्यूटर बन गया है। समझ में आ रही बात? तो उसी तरह जैसे जैसे साइंस का आविष्कार होता है वैसे वैसे वो साइंस कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट के अनुसार सबसे मॉडर्न साइंस है और सबसे ज्यादा
कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा निर्भर है दूसरे पे। जो जितना ज्यादा निर्भर होगा वो उतना ही जटिल हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको फिजिक्स की चीज है, सपोज कि इस रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है ये जानना है, मैथमेटिक्स है और इसमें फिजिक्स भी है। इसको जानने के लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जानने के लिए कितनी कठिनाई आएगी? बिल्कुल सरल है। लेकिन ये जानना कि ये कैसी स्टूडेंट है, ये कैसा स्टूडेंट है, ये कितना सरल है। ये पढ़ने लिखने में मन लगाता है या नहीं? क्योंकि सोशियोलॉजी में किस चीज का स्टडी करते हैं? बिहेवियर का। दीवार को तो नाप लिया, तो मैथमेटिक्स कितना आसान है, लेकिन बिहेवियर कितना चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है ना, दीवार कह रहा है नहीं भैया रुक जाओ कि अभी मैं थोड़ी और लंबी हो जाऊंगी। दीवार तो ऐसा नहीं कह रहा है ना। देखिए इंसानों का क्या है, नेचर चेंज हो रहा है। अभी तो अच्छे थे, अभी तुरंत बदल गए। सुना है ना आपने? अरे जब हमने आपसे पहली बार मिला था 1 महीना पहले तो आप ऐसे थे, और जब आज मिल रहे हैं तो आप, हाँ सही है ना जो हमने अभी कहा। तो कहने का मतलब यह है, इस दीवार की लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन, और यह बहुत आसान है। अगर आपका मैथमेटिक्स जानना चाहा या फिजिक्स, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, या कौन सी रेलगाड़ी किस स्पीड में चलती है, ये एक आसान काम है और सही में आसान है। फॉर्मूला लगाओ। लेकिन हम में से कौन सा व्यक्ति 2 साल के बाद आत्महत्या करने वाला है, या हमारे समाज का कौन सा व्यक्ति 2 साल के बाद फेल हो जाएगा? हमारे समाज का कौन सा व्यक्ति 2 साल के बाद बदल जाएगा? आपके कौन से दोस्त 2 साल के बाद दोस्त नहीं रहेंगे? आपके मित्र का व्यवहार कब परिवर्तित होगा? पति पत्नी का व्यवहार कब बदल जाएगा? तलाक की नौबत कब आने वाली होगी? तलाक तक आके कब रुक जाएगा? ये ज्यादा टफ है या दीवालों की लंबाई चौड़ाई? कौन सा ज्यादा टफ है? दीवालों की लंबाई नापना टफ है या ये जानना कि कोई आदमी बेवफा होने वाला है, धोखा देने वाला है, ये जानना टफ है या दीवालों की लंबाई? तो आप बताइए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ज्यादा टफ है या सोशियोलॉजी ज्यादा टफ है? तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार, और ये एक मजाक नहीं है, ये सही है। क्यों? अब समझिए, क्योंकि हम जिसका स्टडी करने वाले हैं वो बदल रहा है। हम डायनेमिक चीज का स्टडी करने वाले हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है बार बार। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को भी अगर रख दे, बॉटनी जूलॉजी में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन हमारी बनिस्बत नहीं। हम खासतौर से ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। अब मान लो कुत्तों का अध्ययन करिए, जानवर का, या प्लांट का आप स्टडी कीजिए, तो जानवर कितना बदलेगा। ये कुत्ता बदल गया है, पहले बहुत अच्छा दोस्त था अब नहीं है, ऐसा सुना आपने? ये कुत्ता की जगह कौन होगा? ठीक है, तो बदलने की प्रवृत्ति इंसानों की है। हालांकि डेवलपमेंट तो दोनों में हो रहा है। बच्चा कुत्ता का भी था, इंसान का भी था। जवान कुत्ता का भी था, इंसान का भी था, गाय का भी था, भैंस का भी था। बूढ़ा कुत्ता का भी था, इंसान का भी था, भैंस का भी था। लेकिन बिहेवियर इसका चेंज हो रहा है। पति पत्नी के साथ, भाई भाई के साथ, दोस्त दोस्त के साथ, क्लासमेट के साथ। कोई थोड़ा पैसा आ गया तो भैया उसका गुमान बढ़ गया, उसका व्यवहार बदल गया। बात ही नहीं कर रहे भाई, कार में चल रहे हैं और गरीब दोस्त को नहीं पूछ रहे हैं, पहले साथ साथ घूमते थे। ऐसा होता है ना, किसी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली के बारे में सुने थे कि ऐसा किया होगा?
कि अमीर हो गया तो अब नहीं पूछ रहा है? सुना है? नहीं ना? तो सबसे टफ काम कौन है? किसका स्टडी करना? जो बदल रहा है। इसीलिए अगस्ट कॉम्ट कहते हैं सोशियोलॉजी इज मोर एडवांस साइंस। यही वजह है कि इंसानों का बिहेवियर समझना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि क्राइम बढ़ रहे हैं। आप देखिए, इतनी पुलिस, इतनी आर्मी, इतने संगठन, इतने कॉलेज, इतने स्कूल किन के लिए खोले गए हैं? कुत्तों को पढ़ाने के लिए, जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए। किसके लिए इतना एजुकेशन दिया जा रहा है? कि तू सुधर जा भाई। बहुत मुश्किल है सुधरना, है ना? सही बात। गाय को कभी स्कूल जाते देखा कि नहीं? भैया ये बहुत बदमाश हो गई है, अब इसको सुधरना पड़ेगा। और गाय का स्टडी बायोलॉजी में होगी। बायोलॉजी में एज ए होल लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। लिविंग बीइंग हम लोग भी हैं, बट हमारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। हमारे पापा की पहले बहुत इज्जत करते थे, मम्मी पापा की। जब से पॉकेट खर्च नहीं दे रहे हैं, मम्मी पापा को कोस रहे हैं रात दिन कि कैसे हैं मेरे मम्मी पापा। नया जूता नहीं खरीद दे रहे हैं, नया बैग नहीं ले दे रहे हैं। इसी तरह से मैडम बहुत अच्छी लगती थी जब आप 2-3 साल के थे, स्कूल में जाते थे। रात दिन मम्मी को यही कहानी सुनाते थे। मेरी मैडम ने कहा है CAT कैट, कैट माने बिल्ली। यही बोलते थे ना। लेकिन आज आपको मैडम और सर अच्छे नहीं लगते, बदल गए ना आप। इट इज बिहेवियरल चेंज। क्यों? आपको लग रहा है कि आप मैच्योर हो गए, स्मार्ट हो गए, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। यही तो चेंजेस है। तो कहने का मतलब यह है कि इंसानी बिहेवियर चेंज होता है, इंसानों का व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जितने भी दूसरे विज्ञान हैं जिसकी बात अगस्ट कॉम्ट कहते हैं, उनका व्यवहार चेंज नहीं होता। इसलिए वो स्टैटिक है अपने नेचर में, और वो सरल है। जैसे जैसे सरलता से जटिलता की ओर विज्ञान बढ़ रही है। सबसे सरल विज्ञान अगस्ट कॉम्ट के अनुसार मैथमेटिक्स, उसके बाद जटिल एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद थोड़ा जटिल फिजिक्स, उसके बाद थोड़ा और जटिल केमिस्ट्री, उससे और जटिल बायोलॉजी, और सबसे जटिल सोशियोलॉजी है। आपको अगर इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है नहीं, तो आप पूछिए। आपको अगर लगता है कि मैं अगस्ट कॉम्ट की बात से सहमत नहीं हूं, आप जो बोल रहे हैं, और समाज में क्या र्यूमर है, ये तो हुई अगस्ट कॉम्ट की बात। फिजिक्स बहुत टफ है। क्या टफ है भैया? S = UT + ½ AT² तो प्रूफ कर ले जो ऑलरेडी किया हुआ है। साबित कर दो कि ये आदमी अच्छा है। ये ज्यादा टफ है ना। S = UT + ½ AT², वही जो न्यूटन ने पढ़ाया वही पढ़ रहे हो, तो इसमें टफ क्या है? चेंजेस तो कुछ है नहीं। और हम तो वो कर रहे हैं, पहले आत्महत्या नहीं था, नई बीमारी आ गई कोई, अब लोगों को टेंशन आ गया, ये सोसाइटी से स्ट्रेस आ गया, बच्चे परेशान हो रहे। पहले जमाने में बच्चे फेल होते थे तो आत्महत्या नहीं करते थे, अब आत्महत्या की दर बढ़ गई। ये वाला ज्यादा टफ है या प्रूफ करना? प्रूफ दैट, सुनते हैं ना। तो कॉमनली हम लोग जो सुनते हैं अगस्ट कॉम्ट जस्ट उसका उल्टा कह रहे हैं, और है भी बात सही अगर आप बारीकी से देखें तो। क्योंकि नेचुरल साइंस का स्टडी करना आसान है, क्योंकि नेचुरल साइंस बदलता नहीं है। तुम्हारे जो सर उन्होंने चिंतन के 3 स्तर बताए थे। किसने? कॉम्ट ने। हाँ, एक तो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष। तो उन्होंने बोला था जो प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक पद्धति है, ये धार्मिक और तात्विक से सबसे ज्यादा बड़ी है, बेहतर है। तो ऐसे उन्होंने क्यों बताया? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल है। हालांकि इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, इसको मैं आज क्लियर कर ही देता हूं। देखिए, अगस्ट कॉम्ट की एक थ्योरी है लॉ ऑफ 3 स्टेज। थके तो नहीं है ना आप लोग? लॉ ऑफ 3 स्टेज में अगस्ट कॉम्ट कहते हैं, अब देखिए अगस्ट कॉम्ट जिस जमाने में पैदा हुए थे वो वक्त आपको पता है करीब करीब हालात कैसे थे, लेकिन उसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड आप जानिए। अगस्ट कॉम्ट जिस जमाने में पैदा हुए थे
उस समय उद्विकासीय नियम और डार्विन का सिद्धांत प्रचलन में था। क्या था? डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने अपने सिद्धांत में 3 थ्योरी दिया था बायोलॉजी में: स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ चीज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम की। अगस्ट कॉम्ट भी न्यूटन से और डार्विन से प्रभावित थे। किससे? न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स का 3 नियम दिया था। जिस तरह से न्यूटन का 3 नियम है, उसी तरह अगस्ट कॉम्ट ने समाज का 3 नियम दिया। अब समझिए समाज का। अब ये नियम किस थ्योरी पे दिया, आप उस थॉट को आप समझिए, वो बहुत जरूरी है। देखिए एक चीज जानिए आप कि ये फैक्ट कहीं पे लिखा हुआ है कि 3 नियम दिया, और पहला स्तर है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, तीसरा है वैज्ञानिक स्तर, लेकिन इसके पीछे अगस्ट कॉम्ट सोच क्या रहे थे? अगस्ट कॉम्ट जो ये 3 नियम दे रहे थे, अगस्ट कॉम्ट का ये कहना था कि अगस्ट कॉम्ट उद्विकास से प्रभावित थे, और अगस्ट कॉम्ट का ये कहना था कि जिस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नियम फॉलो किया जाता है, उद्विकासीय सिद्धांत को जीव जगत में, बायोलॉजी की दुनिया में, ऑर्गेनिज्म की दुनिया में फॉलो किया जाता है। जिस तरह से माना जाता है कि जीव जंतुओं का इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से समाज का भी उद्विकास हुआ है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, उसी तरह से समाज भी बच्चा से बड़ा होता है। हालांकि उद्विकास एकदम यही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, जैसे बच्चा पैदा होता है, 5 साल का होता है, फिर एडमिशन लेता है, नर्सरी में पढ़ता है, 1 2 3 4 5 10th करता है, 11 12 करता है, उसी तरह समाज में बच्चा होता है, जवान होता है और बूढ़ा होता है। और अगस्ट कॉम्ट ने ये थ्योरी न्यूटन से प्रभावित होकर के दिया, त्रिस्तरीय नियम। तो अगस्ट कॉम्ट का कहना था कि प्रत्येक समाज 3 अवस्थाओं से गुजरता है। एवरी सोसाइटी पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। समझ में आ रही बात? जैसे हर एक बच्चा, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु 3 अवस्थाओं से पास होता है। बच्चा, जवानी, बुढ़ापा होता है ना, उसी तरह से समाज भी 3 अवस्थाओं से गुजरता है। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर से काफी प्रभावित थे। उस जमाने में सबसे ज्यादा इवोल्यूशनिस्ट जो थे बायोलॉजी में डार्विन थे। अगस्ट कॉम्ट भी प्रभावित थे। तो अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि प्रत्येक समाज अपने पहली अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, सर्वप्रथम वो धार्मिक अवस्था में होता है, और समाज दूसरी अवस्था में तात्विक अवस्था में होता है, और फिर समाज आगे बढ़ता है और वैज्ञानिक अवस्था होती है। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, पहला हो गया, दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरा है साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज। समझ में आई बात? अब थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है, इसको आप समझिए। धार्मिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है अगस्ट कॉम्ट के अनुसार जिसमें समाज के व्यक्ति हर बात को, हर चीज के लिए जिम्मेदार धर्म को मानते हैं। हर एक चीज का डिटर्मिनेंट, निर्धारक कौन होता है? धर्म होता है। जैसे बुखार लग गया किसी को, तो भाई क्यों लगा? ईश्वर की इच्छा। आपका रंग गोरा है, ईश्वर की इच्छा। बिल्कुल। आपका
आपका रंग काला है, ईश्वर की इच्छा। आपने काले रंग का ड्रेस पहना है, क्यों? आप जिस समाज में हैं तो उसका आंसर होता है ईश्वर की इच्छा। आप खाना क्यों नहीं खाए आज? ईश्वर की इच्छा। समझ में आई बात? आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आजकल, क्यों नहीं पढ़ रहे? ईश्वर की इच्छा। बहुत आसान है ना जवाब देना, कुछ भी ईश्वर की इच्छा। आप आईएएस क्यों नहीं बन पा रहे? वैसे समाज में आपके खेत में फसल नहीं हुआ, क्या बात है? जवाब दो, ईश्वर की इच्छा। इस कमरे में सांप आ गया, क्यों? ईश्वर की इच्छा। सपोज कमरे में सांप आया और एक स्टूडेंट को काट लिया, क्यों? ईश्वर की इच्छा। और किसी भी विद्यार्थी और किसी व्यक्ति को काट लिया सांप, उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब है, क्यों? ईश्वर की इच्छा। अब उसकी मृत्यु हो जाती है सपोज, तो क्यों उसकी मृत्यु होती है? सांप ने काटा, सांप ने काटा, ईश्वर की इच्छा से मर गए। ये था वो सोसाइटी जिसमें हर काम के लिए जिम्मेदार धर्म को और ईश्वर को माना जाता था। बात समझ में आई? अब समाज आगे बढ़ा। समाज आगे कैसे बढ़ा, ये प्रश्न है। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि समाज आगे तभी बढ़ता है जब आपका विचार आगे बढ़ता है। जब विचार में प्रोग्रेस होता है, आइडियोलॉजी में प्रगति आती है, तो समाज में प्रगति आती है। जैसे सपोज झोपड़ी का मकान हुआ करता था और आज मकान ईंटा और पत्थर के मकान बन रहे हैं, सीमेंट के मकान बन रहे हैं। ईश्वर की इच्छा तो नहीं है ना? दिमाग लगा, किससे हुआ? दिमाग आगे बढ़ा, यानी विचार आगे बढ़ा। तो आपने सोचा कि नहीं, अब सीमेंटेड मकान बनेगा। सीमेंटेड मकान बनाया तो किसी ने, लेकिन लगा तो कहीं दिमाग। पहले बैलगाड़ी चलती थी ईश्वर की इच्छा से, लेकिन जब दिमाग का इस्तेमाल हुआ तो मोटर कार आ गया। तो दिमाग जब आगे बढ़ता है तो समाज भी आगे। थ्योरी समझ में आई? तो समाज कहां से डील हो रहा है? यहां से, विचार से। विचार आपका आगे, इसीलिए कहते हैं थॉट ऊंचा रखो। अब सोचोगे ही ग्रुप सी क्वालिफाई करेंगे तो करोगे क्या? तो सोचो कि आईएएस पीसीएस करना है, प्रोफेसर बनना है, कुछ बड़ा करना है। समझ में आ रही बात? जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा। अब समाज आगे बढ़ा तो समाज दूसरी अवस्था में, दूसरा अवस्था क्या है? तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज। इस स्टेज में कहते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ट्रांजिशनल स्टेज है। इस स्टेज में धार्मिक भी रहता है और थोड़ा वैज्ञानिक भी रहता है। बीच की अवस्था है धार्मिक और वैज्ञानिक के, ये बहुत लंबी अवधि का नहीं होता। अब इस अवस्था में क्या होता है? जब आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। समझ में आई बात? जैसे आपने काले रंग का ड्रेस क्यों पहना? ये मेरी इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा नहीं। सोचा। आपने सोशियोलॉजी क्यों लिया? ईश्वर की इच्छा नहीं, मैंने सोचा। लेकिन सही मानों में आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे, आधा ही बता पा रहे। अब आ जाइए सांप पे। सांप रूम में आ गया। सांप रूम में क्यों आया? ईश्वर की इच्छा नहीं। लगता है सांप के आने का रास्ता है, इसलिए सांप रूम में आया। सांप रूम में थोड़ा लॉजिक मिला, लेकिन एकदम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते। बीच बीच में दिमाग काम कर रहा है थोड़ा।
अब सांप ने काट लिया, आप ही को क्यों काटा? शायद क्या बोल रहे, उसने क्यों काटा? बताओ बताओ। छेड़छाड़ी कर रहे हैं। हाँ, उसने छेड़छाड़ किया, दिमाग लगाया। लॉजिक ये है कि उसने जरूर छेड़छाड़ किया होगा। ये सांप उसी को क्यों काटा? छेड़छाड़ किया, ईश्वर की इच्छा नहीं, थोड़ा सा चेंज हो गया दिमाग। और जब उसको काटा तो उस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई? जहर फैल रहा है, कुछ ना कुछ बात है, जहर तक नहीं पहुंचा, कुछ कारण है। कल बिल्ली भी तो काटी थी, लेकिन कहां मरे थे? सांप के काटने से क्यों मर जा रहे हैं? कुछ तो कारण है, सोच रहे हैं, कुछ तो बात है। सांप के काटने से वो व्यक्ति मर गया, लेकिन मुर्गी के काटने से नहीं मरा, क्यों? ईश्वर की इच्छा। सांप के काटने से मर गया और मुर्गी के काटने से नहीं मरा, ईश्वर की इच्छा। सांप में कुछ न कुछ था, अभी पहुंचे नहीं है निष्कर्ष तक। मुर्गी में वो चीज नहीं है जो सांप में, इतना ऐसा चीज जो सांप में है जो मुर्गी में नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पहुंच रहे। अब थोड़ा और दिमाग लगाया, चल रहा ये दिमाग लगाया, समाज और आगे बढ़ा। अब एसी आ गया, एयर कंडीशन हो गया ना, गर्मी है तो एसी लगा दो, वॉशिंग मशीन लगा दो कपड़ा धोने के लिए, या एसी में कपड़ा धोएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बड़ा मतलब हर चीज लॉजिकल है, एवरीथिंग इज लॉजिकल, एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन दिस स्टेज। जैसे कि पॉजिटिव स्टेज है, साइंटिफिक स्टेज है। अब भाई किसान से पूछ रहे हैं कि फसल क्यों नहीं हुआ? ओले पड़ गए, तो बारिश नहीं हुई समय पे, तो आप आज ये ड्रेस क्यों पहन करके आए हैं? तो कॉलेज का आज ये है ड्रेस। सांप आया, सांप पे आते हैं। अब सांप आपके रूम में इंटर किया, इस अवस्था में समाज में सांप आया, इस समाज में क्यों आया? उस रूम में सांप क्यों आया? इस अवस्था के समाज में लोग क्या जवाब देगा? कहेगा कोई ना कोई दिक्कत है, सुराख था, उसको बंद कर दो। सांप के आने की जगह होगी कहीं ना कहीं, सांप के आने की जगह नहीं होनी चाहिए। आजकल जो है, जो घर बन रहा है एकदम वेल प्रूफ बन रहा है, एक क्या करे, कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने पूरी जाली लगा दी है हर जगह, है ना? साइंटिफिक पूरा लॉजिकल है। मच्छर नहीं आ सकता, सांप कैसे आ गया भाई? कहीं ना कहीं रह गया है। अब सांप ने काट लिया, सांप ने क्यों काटा? तो छेड़छाड़ किया, इसका जवाब तो उस अवस्था में है, ठीक है। अब सांप के काटने से व्यक्ति क्यों मरा? जहर फैल गया। जब सांप का जहर जिस्म में फैल जाता है तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, ऑक्सीजन शरीर में नहीं आ पाता है, और ऑक्सीजन से ब्लड का रिएक्शन नहीं हो पाता, और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं ला पाता है, सांस लेना, सांस को हाईजैक कर लेता है पॉइजन, और इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लॉजिक यही है। अब सांप ने काटा, मुर्गी ने काटा, लेकिन मुर्गी के काटा हुआ मरता नहीं है, क्योंकि मुर्गी में जहर नहीं होता। ये बात आपको पता चल गया। तो अगस्त कॉम्ट ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोई भी बच्चा जवान होता है और बूढ़ा होता है, उसी तरह से समाज भी विकास करता है। समाज में धार्मिक अवस्था होती है, उसके बाद तात्विक अवस्था होती है और वैज्ञानिक अवस्था होती है। इन तीनों अवस्थाओं को क्रॉस करके हम जो है वैज्ञानिक अवस्था पे आते हैं, और वहाँ पे क्या करें कि लॉजिक और साइंस और हर चीज में हम तर्क ढूंढते हैं। आज आप पूछेंगे, आज का वैज्ञानिक युग है, सपोज आज पूछेंगे आप कोई काम आप करें ना, 100 क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे पड़ोसी, क्यों कर रहे हैं, क्या आप बोलेंगे ईश्वर की इच्छा। कैसा लगेगा? अगर आप फेल हो जाते एग्जाम में, हाँ क्यों फेल हो गए, बड़ा दुख हुआ आपको सुन करके, बोल दीजिए ईश्वर की इच्छा। हालांकि इस बात का उसको भी जवाब नहीं है। जब आप बोलेंगे ना ईश्वर की इच्छा, तो वो शांत हो जाएगा। अच्छा ईश्वर की इच्छा, हाँ भाई ईश्वर की इच्छा, ठीक है। तो
थ्योरी समझ में आ गई? तो समाज में वो, अब थोड़ा सा रिलेट कीजिए फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज बदल रहा था। अगस्त कॉम्ट बोल रहे थे चेंज हो रहा है, हमेशा बच्चा नहीं रहेगा, हमेशा तानाशाही नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी आएगी, साइंटिफिक स्टेज आएगा। बात मेरी समझिए, समझ में आ रही बात? हमेशा वो फ्रांसीसी क्रांति जो तानाशाही को समाप्त करने के लिए आई थी, अब वो नहीं रहेगी। समाज में बदलाव आ गया है, बच्चा बड़ा हो रहा है, यानी समाज अब बड़ा हो रहा है, अब उसको बढ़ने दो। ये विद्रोह और क्रांति का समय है, अब समाज बड़ा हो गया, अब समाज में क्रांति का इंटरमीडिएट स्टेज, तात्विक अवस्था, कंफ्यूजन का स्टेज। अब बच्चा का देखो ना, जब छोटा बच्चा होता है मम्मी पापा करता रहता है, थोड़ा बड़ा होता है टीचर मैडम सर, उसके बाद कंफ्यूज है, क्या समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मम्मी पापा को मानता था, उसके बाद टीचर को, बाद में पता चलता है कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा, थोड़े दिन के बाद कुछ दिन कंफ्यूजन नहीं रहता है। उसी तरह सोसाइटी का हाल है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज में सही लॉजिक और रीजन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और भारतीय समाज का, अगर आप भारतीय समाज के संदर्भ में आप देखें तो आप सोच सकते हैं कि धार्मिक अवस्था है, कि तात्विक अवस्था है, कि वैज्ञानिक अवस्था। अगर आज भी हम धर्म के नाम पे बेवकूफ बन जाते हैं तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार आप किस अवस्था में जा रहे हैं, आप किस अवस्था में हैं? अभी भी हम लॉजिकल नहीं हो पाए। हमारा हर फैसला, हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारा फैसला क्या तर्क पे होता है, विज्ञान पे होता है या नहीं होता है, या धर्म पे होता है? समझ में आ रही बात? आप विशेष जाति, विशेष धर्म, संप्रदाय को लेकर के वोट देते हैं तो आप सोच सकते हैं आप कहाँ पे हैं, आप किस सोसाइटी को, या तो आप बीच में ही चल रहे हैं, अभी क्रॉस नहीं किए हैं, या तो क्रॉस करना जरूरी है ना, तब आप वैज्ञानिक अवस्था में आएंगे। तो थ्योरी समझ में आ गई? तो धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था, तीनों अवस्था विचारों के परिवर्तन से, आइडियोलॉजी के परिवर्तन से, थॉट के परिवर्तन से, आपका विचार जैसे जैसे परिवर्तित होता है, आप ही के घर से जब कोई व्यक्ति अमेरिका चला जाता है, डेवलप कंट्री चला जाता है, बड़ा धर्म जाति छोड़ो, काम क्या कर रहे हो, पूछता है ना। हम नहीं मानते इसको, हम मानते वर्क इज वर्शिप, तो वो उसका नजरिया बदल जाता है। लेकिन आप ही के घर में वो व्यक्ति जो उस गांव में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा सो कॉल्ड धार्मिक का मतलब वो जातिवादी को सम्मान, और किस जाति का है, किसके साथ खा रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, वो उसी में लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं वो किस समाज को बिलोंग करता है। तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार सोसाइटी इस तरह से, जैसे जैसे आपका दिमाग विकसित होता है वैसे वैसे समाज भी विकसित होता है। थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पिछले दिनों अगस्त कॉम्ट के 3 थ्योरी को पढ़ा था, पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेज एंड हायरार्की ऑफ साइंस। आज हम बात करेंगे सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। देखिए, हमने आपको कहा था कि अगस्त कॉम्ट इवोल्यूशन से, उद्विकास से भी प्रभावित थे, डार्विन से भी प्रभावित थे, और सेंट साइमन इनके गुरु हैं, सेंट साइमन से प्रभावित थे। तो इन्होंने, देखिए, इन्होंने समाज को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में भी समझा था। और उसमें जब आप एक सोसाइटी को देखते हो तो उसका 2 नजरिया होता है, इन्होंने कायम किया, एक सोशल स्टैटिक्स का और एक सोशल डायनेमिक्स का। सोसाइटी को अगर आप इंसानों से या जीवाश्म से या जीवित वस्तुओं से, जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म से अगर आप कंपेयर करते हो सपोज इंसान से, तो इंसान जैसा ही है। इंसान भी स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है, और सोसाइटी भी। अगर इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम देन इट इज स्टैटिक, इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज डायनेमिक। सपोज अगर कोई आपको कहे कि आपकी उम्र क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? आपकी उम्र क्या है? चलिए मैं उदाहरण से ही प्रस्तुत करता हूं, तो आप बताइए क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए ना। आप बोलते हैं 20, आप में से कोई बोलते हैं 18, कोई बोलते हैं 17, कोई बोलते हैं 16, कोई बोलते हैं 21, कोई बोलते हैं 19। अब ये बताइए
मैं यकीन के साथ कहता हूं कि किसी की उम्र 20 साल नहीं होती, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं 20 साल, अगर पक्का अभी आपकी 20 साल भी हुई तो 20 साल 5 सेकंड हो चुकी है। आर यू एग्री विथ मी? तो इसका मतलब आप डायनेमिक हैं। तो एक तरफ आप स्टैटिक भी हैं फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। अगर आप रुके होते तो 18 के कैसे होते? आप तो 16 के थे 2 साल पहले, लेकिन आप कहेंगे 2 साल लगा। मैं आपको ये बता दूं, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकेंड मिलकर मिनट बनता है, और एक एक मिनट मिलकर घंटा और साल बनता है, और तब जाके आप बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी को कभी लगा ही नहीं था कि वो बूढ़ा होगा, उसको ऐसा लगता था कि मैं स्टैटिक हूं, तभी तो इतने जिम वगैरह खुले। समझ बात को? तो कहने का मतलब ये है, उसी तरह सोसाइटी है। सोसाइटी का एक पहलू है, देखने का नजरिया है कि वो स्टैटिक दिखता है। इसको अगस्त कॉम्ट सोशल स्टैटिक कहते हैं। इसमें हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना देखते हैं। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी देखते हैं, जो कि बायोलॉजी से प्रभावित है। बाहरी संरचना बोलते हैं। अब सपोज मान लो महात्मा गांधी का फोटो यहां ला के लगा दिया जाए, तो महात्मा गांधी दिख तो रहे हैं, लेकिन कैसे वाले? 2 तरह के महात्मा गांधी है, एक बाहर वाले दिखने वाले और एक अंदर से बोलने वाले। अंदर से बोलने वाले महात्मा गांधी तो नहीं है, तो अंदर से वाले एनाटॉमी, ठीक है। तो आप ये देखो, सोशियोलॉजी भी 2 हिस्से में, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से दिखने की चीज, जैसे सोशल स्टैटिक्स, और अंदर से दिखने की चीज यानी फंक्शन। सोसाइटी में 2 चीजें होती है, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे एक विद्यार्थी शाहरुख खान की तरह दिख रहा है, तो शाहरुख खान हो जाएगा? दोनों चीज अलग है। इंटरनली आप कितने कैपेबल हैं, आपका फंक्शन कैसा है। आप कॉलेज में आते हैं, हो सकता है कॉलेज आपका टूटा फूटा हो, कमजोर दिखता हो, लेकिन वहां से बच्चे आईएएस निकलते हैं, विद्वान निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं। क्या समझ में आया? ऊपर से दिख रहा है कुछ और, अंदर से कुछ और। ऊपर की क्वालिटी यानी स्टैटिक है, तो समाज अपनी प्रकृति में एक तरफ स्टैटिक है, दिखता है समाज की संरचना। सोशल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जहां समाज में फैमिली, मैरिज, किनशिप, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, समाज को आप समझ सकते हैं स्टैटिकली। लेकिन दूसरी तरफ समाज में फंक्शन कैसे हो रहा है, समाज के डायनेमिक नेचर को दिखाता है। समाज प्रगतिशील है, समाज का परिवर्तन, समाज में एक क्रांति आती है, कई बार परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ गतिशीलताएं होती रहती है। ये समाज के डायनेमिक नेचर को दिखाता है। सपोज के 2 विद्यार्थी है, और 2 विद्यार्थी में दोनों एक जैसा दिखता है, दोनों जुड़वा है, लेकिन एक ऊपर से दोनों एक जैसा दिखता है, यानी स्ट्रक्चर एक है, मॉर्फोलॉजी एक है, क्योंकि बायोलॉजी से प्रभावित है। दिखने में एक जैसा है, लेकिन एक आईएएस बन गया और एक डांसर बन गया। फंक्शन में दोनों अलग अलग है, एनाटॉमी में दोनों अलग अलग है। समझ आ रही बात? तो एक दूसरा उदाहरण, आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, बाहर से देख के तो लगता है ओहो यहीं एडमिशन लेना चाहिए, इतना बेहतरीन, इतने बेहतरीन घास के मैदान, इतना बेहतरीन क्लासरूम, लेकिन वहां एडमिशन फीस काफी है, इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शन। और वहां बड़े बड़े बाप के बिगड़े बिगड़े एडमिशन ले पाते हैं,
आप आईएएस करना चाह रहे थे, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, आपने भी एडमिशन ले लिया, तो वहां पे आपको वो माहौल नहीं मिलेगा। तो कई बार स्ट्रक्चर दिखता कुछ और है, फंक्शन कुछ होता कुछ और है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन का मतलब आप समझ गए हैं, डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब आप समझ गए कि स्टैटिक अगस्ट कॉम्ट के अनुसार, अगस्ट कॉम्ट की पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि सोसाइटी के स्टैटिक नेचर भी होता है और डायनेमिक नेचर भी होता है। स्टैटिक नेचर में हम सोसाइटी के संरचना की बात करते हैं, सोसाइटी दिखती कैसी है, और डायनेमिक नेचर में सोसाइटी के परिवर्तन की बात करते हैं। सोसाइटी में परिवर्तन का कौन सा रूप है, लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं कि नहीं? नहीं, जाति व्यवस्था बने रहना चाहते हैं, अंधविश्वास पे टिके रहना चाहते हैं, या सोसाइटी में चाहते हैं कि सोसाइटी में जाति व्यवस्था ना रहे, वर्ग पे आधारित समाज रहे और परिवर्तन हो, लॉजिक हो, तार्किकता हो, साइंटिफिक अप्रोच हो। सोसाइटी में अर्बनाइजेशन चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन चाहते हैं, या वही ट्रेडिशनल एजुकेशन चाहते हैं, वही आइडिया फॉकवेज चाहते हैं, रीति रिवाज चाहते हैं, परंपरा चाहते हैं, या सोसाइटी के पुरानी मान्यताओं से जकड़े रहना चाहते हैं। तो जिस तरह से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को देखने के लिए सोशल डायनेमिक्स के थ्रू हम समझते हैं, और संरचना को देखने के लिए सोशल स्टैटिक्स के थ्रू के जरिए समझते हैं। तो आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो हमसे पूछा करें। थैंक यू। तो हम जानेंगे अगस्त कॉम्ट 1798 से 1857 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, और आपको बताया कि 1798 में पैदा हुए फ्रांस के, 1857 में मृत्यु हुई, 1858 में माइल दुर्खिम पैदा होते हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो अगस्ट कॉम्ट की जो महत्वपूर्ण कीर्ति है, मॉन्टपेलियर में पैदा हुए फ्रांस में। जो सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति है उसको आप जान लीजिए कि वो है पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी एंड कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। कॉम्ट की दृष्टि में समाजशास्त्र, कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में लिया। कॉम्ट समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, और 1838 में समाजशास्त्र का सृजन करते हैं कॉम्ट। पहले इथोलॉजी, इनके एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने जीएस मिल ने इथोलॉजी का, इस विज्ञान का नाम इथोलॉजी के रूप में कहा, लेकिन अगस्ट कॉम्ट ने, और शुरुआत में अगस्ट कॉम्ट इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखना चाहते थे, लेकिन बेल्जियम के वैज्ञानिक क्वेटलेस ने इसका कहीं पे उपयोग कर लिया था किसी अपने आर्टिकल में, इसलिए इसका नाम छोड़ के उन्होंने सोशियोलॉजी रखा, जो कि सोशियस और लोगस, सोशियस लोगस ग्रीक वर्ड है और सोशियस लैटिन वर्ड है। ये आमतौर पे क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता है, तो बहुत ब्रीफ में लेकर के चलते, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी एंड समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसे है। ऑब्जर्वेशन, उनका कहना है कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और उसी आधार पे उन्होंने ये थ्योरी हायरार्की ऑफ साइंस की भी थ्योरी दी, इसी आधार पे लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया। हायरार्की ऑफ साइंस इंक्रीजिंग डिपेंडेंस एंड डिक्रीजिंग जनरलिटी पे आधारित है। ये सब पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। तो साइंस के रूप में कैसे स्थापित किया, नेचुरल साइंस के सारे थ्योरी को उन्होंने यहाँ स्थापित। समाज को, समाज की सामाजिक संरचना की अवधारणा, ये भी समाज के, चूँकि सब लोग बायोलॉजी से उस समय प्रभावित थे, इवोल्यूशनरी थ्योरी था डार्विन का, और उस समय डार्विन का प्रभाव समाज पे सबसे ज़्यादा था, तो ये भी प्रभावित होने से नहीं रहे। तो समाज को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में ये लोग कंपेयर करते हैं। ये है अल्बर्ट स्पेंसर है, इवन दुर्खिम है। दुर्खिम तो मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात करते हैं, वही चीज़ हुआ। ये सब लोग ऑर्गेनिक के रूप में देखते हैं सोसाइटी को, कि जिस तरह सोसाइटी का प्रत्येक अंग होता है और मिल के काम करता है, उसी तरह हमारा अंग होता है, आँख, कान, नाक, पाँव, हाथ, जुबान, उसी तरह मिल के काम करता है। इस सिद्धांत पे उन्होंने
जो है आपको पता है हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने लिया था उनसे, क्या कहते हैं, डार्विन से ये सब लोग प्रभावित थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे हम लोग सोशल स्टैटिक्स की और सोशल डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं शॉर्ट में। सोशल स्टैटिक्स से मतलब क्या है इनका? सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक का मतलब क्या है कि समाज को एक ही स्थिति, एक ही मतलब समय में आप दो नज़रिए से देख सकते। एक ये कि समाज स्थिर है और दूसरा है कि समाज स्थिर है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था के पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो समाज स्थिर है। और दूसरा सोशल डायनेमिक्स है, समाज में परिवर्तन भी हो रहा है। तो एक ही समय में आप ये देखिए समाज स्थिर भी और परिवर्तन भी हो रहा है। सपोज के आप ये देखिए दुनिया जो है ना हमेशा एक गतिमान है अर्थ, लेकिन क्या आप खड़े होते हैं तो कहीं डोलते हैं? नहीं डोलते, तो स्टैटिक भी है। उसी तरह आपका जो फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो आपकी बायोलॉजी है, जो कि बायोलॉजी से ये लोग प्रभावित है, तो आपका जो ऑर्गेनिज्म है, आप ऐसे ऑर्गेनिज्म देखिए तो आप कहीं पे एक जगह बैठे हुए हैं तो लोग आपको समझेंगे स्टैटिक है, लेकिन आपका इंटरनल फिजियोलॉजी काम कर रहा है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन काम कर रहा है, जितना भी सिस्टम है वो काम कर रहा है, सब मतलब मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म हो रहा है। तो आप कुल मिलाकर के आप ये देखिएगा सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि एक ही स्थिति में समाज में दोनों प्रक्रिया चलती रहती है। उसके ये पॉइंट है मानवीय स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन से उसको रिलेट किया गया है स्टडी ऑफ सोशल नेचर, ठीक है। और सोशल डायनेमिक्स को समाज में परिवर्तन के रूप में देखा गया है कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है समाज में, जिस तरह फिजियोलॉजी अंदर क्या कहते हैं सर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उसी तरह परिवर्तन भी हो रहा है। अब हम शॉर्ट में, चूँकि मैं सबको देखूंगा, तो 3 स्तरों के नियम में क्या है? 3 स्तरों के नियम में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नियम जो है ना सामाजिक उद्विकास से प्रभावित है, सरलता से जटिलता की ओर जा रहा है। ये 3 स्तर कौन कौन है? ये 3 स्तर कह रहे हैं कि समाज 3 स्तरों से गुजरता है। कौन कौन 3 स्तर से गुजरता है भाई? तो धार्मिक अवस्था से, तात्विक अवस्था से और वैज्ञानिक अवस्था से। देखिए ये प्राइमरी स्टेज सरल है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये और कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे लोग धर्म के आधार पे सोचते थे, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने लगे कि क्यों, क्या कारण है, और यहाँ पे वैज्ञानिक विचार आने लगा पूर्णतः। जैसे सपोज किसी को सांप काटा तो यहाँ पे सोचा ईश्वर की इच्छा, सपोज किसी को सांप काटा तो यहाँ पे सोचा कोई ना कोई कारण है, और यहाँ वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण हो गया कि कारण आखिर है सांप काटना और जहर सांप में होता है और इस कारण इंसान मर गया। तो इस तरह से ये विश्लेषण है और ये आता है एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट में भी आता है, एकेडमिक में भी आता है। और उसको भी आपको क्या कहते हैं कि धार्मिक अवस्था को 3 अवस्था में बांट दिया, ये क्वेश्चन भी आता है। फेटिशिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म। फेटिशिज्म बहुदेवता से जाति सत्तावाद एंड प्रेतवाद भी कहते हैं इसको, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद देखिए सबसे ऊपर है, पहले बहुदेवतावाद था, उसके बाद लोगों ने एक ईश्वर को मानना शुरू कर लिया। तात्विक अवस्था दोनों के बीच की अवस्था है और इसको जो है ना 1300 ईस्वी पूर्व के पश्चात मानते हैं। इस सबको आप नोट कीजिएगा जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और वैज्ञानिक अवस्था, क्योंकि शॉर्ट में हमने आपको बता दिया, कार्य कारण पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी घटना का क्या कारण है, क्या साइंटिफिक मेथड है। तो ये है कुल मिला करके। और चिंतन के 3 सामाजिक स्तर। पहले अवस्था में जो है दैवीय नियम होता है लागू, डिवाइन लॉ। ये माना जाता है कि हर चीज़ ईश्वर पे थोप दिया जाता है, ईश्वर के कारण हो रहा है। तात्विक एवं पुरोहितवाद, इस अवस्था में ये माना जाता है कि इस अवस्था में समाज में जो वर्चस्व पुरोहितों का होता है, जैसे भारत में पंडित, ठीक है, वो इसे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। और प्रत्यक्षवाद और प्रजातंत्र, ये डेमोक्रेसी का स्टेज हो जाता है। प्रत्यक्षवाद यहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें भ्रातृता है। प्रत्यक्षवाद एक मैथोलॉजी के रूप में भी अगस्ट कॉम्ट देखते हैं, इसको आपको समझना है। प्रत्यक्षवाद को एक मैथोलॉजी के रूप में भी देखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया
कि नेचुरल साइंस से इन्होंने कहा कि जिस तरह नेचुरल साइंस में बाय साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है, वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल होता है साइंटिफिक मेथड का, क्या उस तरह से समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक पद्धति से समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। और वैज्ञानिक पद्धति आखिर कौन कौन है? वैज्ञानिक पद्धति में 3 महत्वपूर्ण का विश्लेषण उन्होंने किया। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, इसको अवलोकन कहते हैं, ये आप जरूर लिख लेंगे। दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरा है कंपैरिजन, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तुलना, ठीक है, वर्गीकरण। और प्रत्यक्षवाद की मान्यता क्या है? सामाजिक घटना निश्चित नियमों पर आधारित है, ये सब मान्यता है। वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग, बस आपको पॉइंट याद करना है, नेट के लिए भी पॉइंट याद करना है और एग्जाम के लिए। वास्तविक ज्ञान, प्रत्यक्षवाद और अनिश्वरवाद, ठीक है, प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक पद्धति, ये रहा विज्ञानों का संस्करण। अब हायरार्की ऑफ साइंस, ये बोलते हैं कि साइंस का भी एक हायरार्की है, ये अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी में इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले सभी साइंस विज्ञानों की जो जननी है वो मैथमेटिक्स है। सबसे नीचे मैथ है और उसके बाद मैथ के बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायो, और उसके बाद बोलते हैं सबसे टॉप पे सोशियोलॉजी है, चूँकि जगह का ये आप समझ लीजिए। और बांटा क्यों? निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, मैं समझाता हूँ, और घटती हुई सामान्यता। देखिए बढ़ती हुई जटिलता। जो विज्ञान सबसे पहले विकसित हुआ, जैसे मैथमेटिक्स, तो सबसे सरल है और सबसे कम जटिल है और किसी पे निर्भर नहीं है, इसका मतलब ये हो। और उसके बाद खगोल विज्ञान गणित पे निर्भर है, थोड़ा जटिल हो गया। उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान में जितने भी आते हैं वो सब थोड़ा और जटिल हो गया। उसके बाद मतलब फिजिक्स की बात कर लो, उसके बाद बायोलॉजी थोड़ा और जटिल हो गया, क्योंकि ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे डिपेंड हो गया। और समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र सब पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सबसे बाद में विकसित है। तो इसको सबसे, अगस्ट कॉम्ट ने कहा, सबसे आधुनिक विज्ञान है। इसमें अगस्ट कॉम्ट की आलोचना हुई कि इसमें संदेह नहीं कि कॉम्ट का मूल्यांकन उनके कृत के काल को ध्यान में रखकर करे। प्रत्येक योगदान को आलोचना की परिधि से बाहर माना जा सकता है, लेकिन बौद्धिक धरातल पर उनके चिंतन की व्याख्या की जाए तो ऐसे अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो उनके चिंतन के समक्ष आलोचना के अनेक प्रश्न चिन्ह लाते हैं। रेमंड एरन कहते हैं कि अगस्ट कॉम्ट दार्शनिकों में समाजशास्त्री और समाजशास्त्री में दार्शनिक कहे जाते हैं, वो उनको दार्शनिक ज़्यादा मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समाज जो है ना एक धार्मिक से तात्विक, तात्विक से वैज्ञानिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक गलत धारणा इनका मानना है। तो अब हम हर्बर्ट स्पेंसर